हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में जो नेगेटिव इंटरेक्शन वाला पार्ट में एक पोर्शन खत्म कर चुके हैं। यानी मैंने आपको एक्सप्लॉयटेशन पढ़ाया, उसमें दो चीज पढ़ाया, पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म में हमने पैरासाइट्स बनने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं, फिर पैरासाइट्स के कितने प्रकार होते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि दो ऐसी चीजें जिसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं बट वो पैरासाइट है ही नहीं, जैसे ह्यूमन फीटस हो गया या फिर मच्छर हो गया। ये मॉस्किटो ये भी पैरासाइट नहीं है और ह्यूमन फीटस ये भी पैरासाइट नहीं है, मैंने आपको वो बता दिया। फिर हमने आपको प्रीडेशन पढ़ाया। प्रीडेशन में हमने आपको दो चीज पढ़ाया, प्रीडेटर और प्रे। हमने बताया प्रीडेटर होता है वो प्रूडेंट नेचर का होता है, वो एनर्जी का फ्लो करवाता है, वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। फिर मैंने आपको बताया था प्रे के बारे में। जो प्रे है वो खुद से बचने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाते हैं, कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं। और यहां से हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट था यानी नेगेटिव इंटरेक्शन वाला का ए पार्ट वो आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन का एक और पार्ट पढ़ेंगे, वो है आपका एमेंसेलिज्म। ये रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन का मतलब है दो स्पीसीज जो इंटरेक्ट करेंगे उसमें से एक को तो बेनिफिट होगा जीरो, यानी एक को कुछ भी बेनिफिट नहीं और दूसरा का नुकसान हो जाएगा। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे और दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज जीरो में रहे यानी न्यूट्रल रहे और दूसरा स्पीसीज को हार्म पहुंचा दे, दूसरा स्पीसीज का नुकसान हो जाए, यही एमेंसेलिज्म है। सर थोड़ा और अच्छे से देखिए, मानो कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है या फिर कोई माइक्रोब्स है, कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल कोई प्लांट या फिर कोई माइक्रोब्स खुद जीरो में रह के यानी इसका कुछ भी प्रभाव इसको ऊपर ना पड़े और ये कुछ केमिकल सीक्रेट्स कर दे या फिर कुछ ऐसा हरकत से जो कि दूसरे प्लांट हार्म हो या फिर कोई एनिमल हार्म हो, यह आपका एमेंसेलिज्म है। अगर प्लांट हार्म हो रहा है, चाहे एनिमल के द्वारा प्लांट हार्म हो, चाहे प्लांट के द्वारा प्लांट हार्म हो, चाहे माइक्रोब्स के द्वारा प्लांट हार्म हो, इसको हम लोग बोलेंगे एलिलोपैथी। यानी एलिलोपैथी जो है वो इस शब्द इसीलिए आया है जिसमें हार्म कौन होगा, प्लांट्स। यानी एनिमल्स के द्वारा प्लांट्स को हार्म हो या फिर प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स हार्म हो या फिर माइक्रोब्स के द्वारा ही क्यों ना प्लांट को नुकसान पहुंचे, यह आपका एलिलोपैथी कहलाता है। बात करेंगे हम लोग एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब यहां जो है प्लांट को हार्म नहीं होगा, यहां हार्म होने वाला है माइक्रोब्स या फिर एनिमल। यानी जीरो में रह के एनिमल को हार्म पहुंचा दे, प्लांट पहुंचा दे, माइक्रोब्स अगर माइक्रोब या फिर एनिमल्स को अगर हार्म पहुंचाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीबायोसिस। ध्यान रहे बच्चों, एलिलोपैथी में हम लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लांट को, और इसमें हम लोग किसको नुकसान पहुंचाएंगे, बच कौन गया, माइक्रोब्स या फिर एनिमल्स को। तो ये हो गया आपका एंटीबायोसिस। सर किससे हार्म पहुंचाए, किसी से भी, या एनिमल या प्लांट या माइक्रोब्स, या एनिमल प्लांट या माइक्रोब्स किसी प्लांट को अगर हार्म पहुंचा रहा है एलिलोपैथी कहलाएगा, या फिर ये तीनों में से कोई एक माइक्रोब या फिर किसी और अदर एनिमल को अगर हार्म पहुंचाएगा, यह आपका हो जाएगा एंटीबायोसिस। दो टाइप हम लोग समझ रहे हैं, ये कॉमन एमेंसेलिज्म का दो पार्ट है। अब देखिए एमेंसेलिज्म में क्या होगा, वही होगा कि सर एक स्पीसीज जीरो में रह के दूसरा को नुकसान पहुंचा दिया। ये अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग पहले समझते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब यह हार्म कौन होने वाला है, प्लांट। किसको नुकसान पहुंचेगा, प्लांट को नुकसान पहुंचे। सर किससे पहुंचे, किसी से भी पहुंचे, एनिमल से प्लांट नुकसान हो, चाहे प्लांट से प्लांट का नुकसान हो, चाहे माइक्रोब से प्लांट का नुकसान हो, ये एलिलोपैथी का एग्जांपल है। चलिए सर नुकसान करवाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर पार्थिनियम ग्रास का, यह पार्थिनियम ग्रास जो है आपको पता होगा यह एलर्जी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पार्थिनियम ग्रास। और अगर मैं बात करूं इसको कैरोट ग्रास भी बोला जाता है। कैरोट ग्रास बोलने का रीजन यही है कि इसका जो लीव्स वगैरह है वो कैरोट का लीव्स के जैसा मैच करता है, कुछ सिमिलरिटीज है इसमें लीव्स का स्ट्रक्चर में। अगर मैं बात करूं इसी को कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है। बच्चों आपको पता है 1955 में यानी 1955 में यह ग्रास इंडिया आया था। अब ये इंडिया कैसे आया था ये तो अलग कहानी है, मानो बाय द वे आ गया था, ये एक एक्सीडेंटल प्रॉब्लम था, एक्सीडेंटली किसी तरह ये आ गया हमारा इंडिया में। अब लोग मानते हैं कि जब इंडिया आया तो उस टाइम कांग्रेस जो है वो सत्ता में था, तो कांग्रेस इसको हटा सकता था, कांग्रेस इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, जिसके कारण ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया भाई, कांग्रेस का योगदान दिया गया, कांग्रेस का ग्रास। ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि अब इसका मानिए कि यहां पर नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं, ये दूर से लाया गया है और ये फोकट में यहां फैल रहा है।
और दूसरा क्या करता है, ये सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स, ये अलग से एक और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहां भी रहेगा एक केमिकल छोड़ेगा, उस केमिकल का नाम है ट्रांस एमिनिक एसिड। अब ये केमिकल छोड़ के ये क्या करेगा, अगल बगल का दूसरा प्लांट्स को ये डिस्टर्ब करेगा। अब सोचिए, जब ये भारी मात्रा में होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा, अगल बगल का प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हुए, तो अगल बगल का प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए इससे कंपीट करेंगे, हमारा क्रॉप्स भी इससे बेकार हो रहा है, अगल बगल का अच्छा प्लांट्स भी इसके साथ फोकट में कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो इसका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम ग्रास, इसी का नाम है कैरोट ग्रास। ये क्या करता है, ट्रांस एमिनिक एसिड का सिक्रीशन करता है। और इस सिक्रीशन से अगर मैं बेसिकली बात करूं तो कैसिटोरिया और विंकारेजिया ये दोनों तो मर ही जाते हैं, यानी ये दोनों इसका इस एसिड के कारण मर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये नहीं नुकसान पहुंचाते, ये अगल बगल बहुत सारा प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए फोकट का कंपटीशन देते हैं, इसका कुछ रोल भी नहीं है, और इससे उन लोगों को तकलीफ होता है और सब प्लांट्स को। तो देखिए, ये प्लांट क्या किया, खुद जीरो में रह के पार्थेनियम ग्रास जब ट्रांस एमिनिक एसिड छोड़ रहा था, इसका नुकसान भी नहीं है, इसमें फायदा भी नहीं है, ये इसको किल कर दिया। यही तो एलिलोपैथी है और यही तो एमेंसेलिज्म है। एक प्लांट दूसरा प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया विदाउट एनी रीजन, इसके पास इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, यही एमेंसेलिज्म है, उसका एलिलोपैथी पार्ट है। क्यों सर ये एलिलोपैथी क्यों हुआ, कि इसमें नुकसान पहुंचा प्लांट्स को, कैसिटोरिया विंकारेजिया को। अगर मैं बात करूं यहां पर सनफ्लावर का, ओसिमम, या फिर मैं बात करूं बार्ले का, आपको पता है बच्चों, जो बार्ले होता है या फिर ओसिमम, ये तुलसी, यही आपका सनफ्लावर, ये क्या करता है, ये एक केमिकल का सिक्रीशन करता है, और ये केमिकल नॉर्मल क्रॉप्स को मार देता है। यानी ये इन तीनों जो है कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल से नॉर्मल क्रॉप यानी धान, गेहूं, ये नॉर्मल क्रॉप्स को ये मार देते हैं। अब सर इसीलिए इसको हम लोग क्रॉप स्मूथर बोलते हैं। क्रॉप स्मूथर मतलब ये अगल बगल का क्रॉप को फोकट में साफ कर देते हैं। अब क्रॉप का तो इसमें भाई कोई दिक्कत नहीं, क्रॉप को तो फोकट में नुकसान हो गया, और इनको उतना ज्यादा किसी फायदा भी नहीं हुआ, ये सब सीक्रेट करके, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट रिलीज करके इसका हो गया नुकसान, और ये रह गया जीरो में। यही तो एमेंसेलिज्म है। जब एक प्लांट दूसरा प्लांट को, फिर एक एनिमल दूसरा एनिमल को, या फिर कोई माइक्रोब्स दूसरा एनिमल को फोकट में नुकसान पहुंचा दे, जिसमें इसका तो फायदा नहीं, इसका बाय प्रोडक्ट से उसका नुकसान हो जाए, यही एमेंसेलिज्म है। अगर मैं बात करूं एंटीबायोसिस का, यानी अब हम नुकसान पहुंचाने वाले हैं किसी एनिमल को सर किससे नुकसान पहुंचाइएगा, या तो प्लांट के द्वारा पहुंचा दो, एनिमल के द्वारा पहुंचा दो। चलिए हम लोग देखेंगे फंजाई। जो फंजाई होता है, उस फंजाई में एक मेंबर है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोट एटम। जो पेनिसिलियम नोट एटम होता है, आपको पता है बच्चों, जो पेनिसिलियम नोट एटम होता है वो क्या करता है, वो एक सीक्रेट्स करता है, एक सिंपल सा एक केमिकल सीक्रेट करता है, उसका नाम है, उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है, पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन क्या करेगा, ये पेनिसिलिन किल कर देता है, मार देता है स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया को। यानी जो पेनिसिलियम नोन एटम है, ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है पेनिसिलिन को, और ये पेनिसिलिन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार देता है। इसका ये बाय प्रोडक्ट है, इससे इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, ये छोड़ते रहता है, लेकिन इसको फोकट में नुकसान हो गया। यही तो एमेंसेलिज्म है, ये जीरो, इसको नुकसान। आपको पता होगा, आपको पढ़ाया होगा कि ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबायोटिक। ये इसको मार दिया इस बैक्टीरिया को, यानी अगर हमें इस बैक्टीरिया को मारना है तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बन गया, यानी इसका लाइफ का ये उल्टा हो गया, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। कौन छोड़ा है, पेनिसिलियम नोन एटम। ये क्या है, एक फंजाई है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है, ये छोड़ा, ये फोकट में गया ऊपर। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एग्जांपल आता है माइक्रोसिस्टिस। ये माइक्रोसिस्टिस क्या करता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन छोड़ता है। अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो इसका कुछ बाय प्रोडक्ट होगा, इससे क्या होता है, ये एक्वाटिक एनिमल्स को मार देता है, फिशेस को मार देता है इससे। तो इससे इसका तो कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये अपना बाय प्रोडक्ट छोड़ रहे थे, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिंदगी बेकार हो गया इसका। तो यही तो आपका एमेंसेलिज्म है, जीरो माइनस का रिलेशन। अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी में अंतर है, आपको पता होगा, आपको डिटेल में प्लांट डाइवर्सिटी में सब बताया जाएगा। नहीं है तो समझो ये दोनों अलग अलग चीज है। ब्लू ग्रीन एल्गी का मैं बताया माइक्रोसिस्टिड, ग्रीन एल्गी में एक होता है एग्जांपल जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है वो सीक्रेट करता है बैक्टीरियोसाइड्स को। बैक्टीरियोसाइड्स क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। इसमें क्लोरेला का कुछ फायदा नहीं, लेकिन बैक्टीरिया का नुकसान हो गया।
यही तो एग्जाम्पल शो करता है कि एमेंसेलिज्म एग्जिस्ट करता है। जब एक एनिमल या फिर कोई प्लांट्स या फिर कोई माइक्रोब्स दूसरा एनिमल प्लांट या फिर माइक्रोब्स को फोकट का नुकसान पहुंचा दे, जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले का ना फायदा हो ना नुकसान हो, यही एमेंसेलिज्म। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एमेंसेलिज्म का रिलेशन में जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेगा उसमें से एक जीरो रहेगा, एक को नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है किसका, नेगेटिव इंटरेक्शन का। नेगेटिव इंटरेक्शन में हम लोग बोले थे कि नुकसान होगा, हमने प्रीडेशन में नुकसान करवाया, पैरासाइटिज्म में भी नुकसान करवाया, वो दोनों एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट था। एक्सप्लॉयटेशन को हमने दो हिस्से में पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू किए थे एमेंसेलिज्म, इसको भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपटीशन, वो थोड़ा डिटेल में चलेगा और उसमें कुछ और भी चीजें हैं। यहां तक हमारा एमेंसेलिज्म खत्म हो रहा है। एमेंसेलिज्म को आपको अच्छे से याद रखना है, जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट करे उसमें से एक स्पीसीज का जीरो हो और दूसरा स्पीसीज को नुकसान पहुंच जाए। इसका एग्जांपल आपको जो याद रखना है उसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आपको बताया। पार्थेनियम ग्रास, कैरोट ग्रास, कांग्रेस ग्रास सिक्रेशन करता है ट्रांस एमिनिक एसिड का। आपको ये नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना है कि ये क्या करता है, ये अपना अगल बगल का कंपटीटर को मार देता है। उसके बाद सनफ्लावर, ऑसिमम बार्ले, इसको हम लोग क्रॉप स्मूथर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रॉप्स को किल कर देता है फोकट में। फंजाई, पेनिसिलियम नोटेडम, इसका तो अलग ही डिटेल है, आपको बताया होगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरा जिक्र आता है जब जब एंटीबायोटिक्स का बात आता है। ये पेनिसिलियम क्या करता है, ये सीक्रेट करता है पेनिसिलिन को, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार देता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी बैठे बैठे, इसका एग्जांपल माइक्रो, ये छोड़ रहा है हाइड्रोसिलियमाइन, इससे फोकट में फिश वगैरह मर जाता है। ग्रीन एल्गी क्लोरेला, उसका एग्जांपल एक से बैक्टीरियोसाइट्स, इससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे और हमारा एमेंसेलिज्म खत्म हो गया है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपटीशन। कंपटीशन में सिंपल आपको ये याद रखना है, दो स्पीसीज रहेगा, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, दोनों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें इसको भी नुकसान और इसको भी नुकसान, यही कंपटीशन है। यानी इंटरेक्ट करने वाले दोनों स्पीसीज को ही नुकसान पहुंचेगा, तभी वो कंपटीशन कहलाएगा। अब कंपटीशन दो प्रकार का होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यानी कंपटीशन बिटवीन सेम स्पीसीज का मेंबर्स के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है वो इंट्रा स्पेसिफिक, यानी डियर डियर में कंपटीशन। सर डियर डियर में किस बात का कंपटीशन, खाना को लेके, सेम खाना है, सेम प्लेस है, सेम एनवायरमेंट में रहता है, कंपटीशन हो सकता है। लॉयन लॉयन में कंपटीशन, शेरनी को लेके शेर शेर में कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, यानी दो सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना। यही आपका, अगर मैं बोलूं जैसे कि ए के साथ ही कंपीट कर रहे हैं, ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, और ए बी के साथ करेगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी सेम मेंबर्स में अगर एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यानी कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। और अगर बात करें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जिसमें ए का कंपटीशन है बी से, ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है, बी इसको पहुंचा रहा है, इसमें ये इसको पहुंचा रहा है, फिर ये इसको, सेम स्पीसीज कंपटीशन, इंट्रा अलग अलग स्पीसीज, इंटर। अब देखिए कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, इसी को हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, आपको पता है बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होने के लिए, एवोल्यूशन के लिए इस कंपटीशन को, इंटर स्पीसीज कंपटीशन को, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को मेन फोर्स माना जाता है। यानी इवोल्यूशन होने के लिए यह कंपटीशन होना जरूरी है। जब दो स्पीसीज कंपटीशन करते हैं तो उसमें से एक स्पीसीज अपने आप को किसी ना किसी हाल में बदलने का कोशिश करता है, कंपटीशन से हटने के लिए जो इन्फेरियर होता है वो अपने आप को चेंज करता है, और यही चेंज धीरे 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 एवोल्यूशन कहलाता है। तो क्या मैं कह दूं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का पोटेंट फोर्स है, आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, आप खुद बोलिए ये दोनों कंपटीशन में, इंट्रा और इंटर, ये दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन कहां होगा, खतरनाक वाला कंपटीशन कहां होगा? सर खतरनाक कंपटीशन तो यहां होगा, क्योंकि जब आपने अपने लोग से लड़ते हैं तो फिर वो लड़ाई बहुत बड़ा हो जाता है। अपनों को यहीं झेल सकते हैं आप, दूसरे के साथ लड़ाई करना आसान है, यहां पर लड़ाई बहुत मुश्किल होता है।
जब डियर के साथ कंपटीशन रहेगा, पानी के लिए भी कंपटीशन होगा, रहने के लिए कंपटीशन होगा, खाने के लिए खाना सेम, एनवायरनमेंट सेम, टेम्परेचर सेम, सेम प्रकार चाहिए। अगर एक मैंगो ट्री के साथ मैं कंपटीशन करूं तो ज्यादा कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि दोनों को सेम प्रकार का लाइट चाहिए, सेम फोटो पीरियड है दोनों के लिए, दोनों का हर्बीवोर भी सेम है, दोनों को सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, दोनों को सेम सॉइल चाहिए। यानी ये कंपटीशन ज्यादा टफ कंपटीशन है और ये कंपटीशन ज्यादा भारी कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब एक शेर का शेर के साथ लड़ाई होगा फिर तो खतरनाक ही होगा। तो ये कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट ये है, इसको पोटेंट फोर्स माना जाता है, मेन फोर्स माना जाता है इवोल्यूशन होने के लिए, लेकिन स्ट्रांग कंपटीशन तो ये होगा। अब बात करें कि सर कंपटीशन क्यों होता है, लोगों ने कंक्लूजन निकाला कंपटीशन होने का कारण क्या है, क्यों एक स्पीसीज दूसरा स्पीसीज के से लड़ रहा है, या फिर क्यों सेम स्पीसीज का ही मेंबर एक दूसरे से लड़ रहा है, कंपटीशन होने का रीजन क्या है, कंपटीशन होने का कारण क्या है। रिजल्ट इन नीके ओवरलैपिंग लीड्स टू कंपटीशन, पहला पॉइंट मैं आपको पहले ही बताया था, जहां जहां नीके सेम होगा, जहां जहां नीके का ओवरलैपिंग होगा, नीके का डिटेल स्टडी नीके से मैं पढ़ा चुका हूं आपको, नीके यानी जहां जहां नीके ओवरलैप करेगा वहां वहां कंपटीशन होगा। या फिर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो जनरली कंपटीशन के लिए हम लोग दो चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। कंपटीशन होने के लिए हम लोग मानते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहेगा तो कंपटीशन ज्यादा होगा। क्लोजली रिलेटेड मतलब क्लोजली रिलेटेड रहेगा तो हो सकता है उनका खाना लगभग सिमिलर हो, उनका रहने का तरीका घर सिमिलर हो, उसके लिए कंपटीशन हो। यानी ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन होने के लिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए, या फिर लिमिटेड रिसोर्स होगा। अगर रिसोर्स लिमिटेड होगा तो कंपटीशन होगा, या फिर अगर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज यानी नजदीक नजदीक प्रजातीय स्पीसीज होगा तो उसमें कंपटीशन हो सकता है। बट यह बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है और यह भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही कॉम्पिट करते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्स रहेगा तभी कंपटीशन होगा। मैं आपको इस लाइन को काट के दिखा सकता हूं, ये लाइन कहां गलत है। इस लाइन को समझने के लिए कि ये पूरा तरीका से सही नहीं है कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होगा तभी कंपटीशन होगा, ये लाइन को गलत साबित करने के लिए आज मैं आपको साउथ अफ्रीका लेके चलूंगा, सॉरी साउथ अमेरिका। चलिए साउथ अमेरिकन शैलो वाटर लेक चलते हैं। शैलो वाटर लेक में देखा गया एक बर्ड है, उसका नाम है फ्लेमिंगो बर्ड, वो जूप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं। इस लेक में जूप्लैंक्टन्स है और इस जूप्लैंक्टन्स को ये फिश खा रही है, और यहां पर ये दोनों में कंपटीशन देखा गया है फिशेस और फ्लेमिंगो बर्ड के बीच में। आप ध्यान लगाइए, ये बर्ड अलग स्पीसीज नहीं, बहुत अलग है। बर्ड का इस फिश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, अलग अलग अनरिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन दोनों में कंपटीशन पाया गया। कंपटीशन का कारण क्या है, रिसोर्स, कॉमन फूड है। फूड जो है वो कॉमन है दोनों का, यानी बर्ड एंड फिश नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कंपटीशन हो रहा है, रीजन है कॉमन फूड। यानी यहां जो बोला गया था कि कंपटीशन होने के लिए दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, यह लाइन गलत हो गया। यहां पर बर्ड और यहां पर फिश अलग ही, बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन देखने को मिला क्योंकि दोनों का खाना सेम है, दोनों का फूड है जूप्लैंक्टन्स। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं कि कंपटीशन होने के लिए क्या लिमिटेड रिसोर्स रहेगा तभी कंपटीशन होगा, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस कर दिया जाए तो क्या कंपटीशन नहीं होगा, तब भी होगा। कैसे होगा, इसका एग्जांपल है इंटरफेरेंस कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। यह कंपटीशन ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, एक दिन जंगल में डियर खुशी खुशी में बैठी हुई थी, अचानक से उधर उल्फ आया, दोस्तों को बुलाया, चलो आज नाश्ता तैयार है, आज डियर को खाते हैं। वो उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि लायन को आवाज सुनाई दिया, कोई इस तरफ आ रहा है।
ये लॉयन इस डियर को नहीं देखा था, इसका आवाज से लॉयन भी इधर से चलने लगा, इधर से उल्फ आ रहा है, बीच में कौन है? डियर। जैसे ही उल्फ ने उल्फ ने लॉयन को देखा, क्या अब भी खाएगा? नहीं। ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, एक दूसरे को देख रहे थे, इसी बीच में मौका खोजते हिरन निकल लिया। मेरा आपसे सवाल है, क्या यहां फूड अनलिमिटेड था? हां था। यहां पर कोई दिक्कत नहीं था, मिल बांट के खा सकते थे, फिर भी कंपटीशन हुआ। सर इसको कंपटीशन क्यों कहें? इसमें इसका भी नुकसान हुआ, इसको भी खाना नहीं मिला, इसको भी खाना नहीं मिला। इसका रीजन है ईगो। इसका रीजन है ईगो, सुपेरियरिटी और इंफेरियरिटी के कारण यहां कंपटीशन हो। यानी कंपटीशन के लिए बोला जाता था कि बहुत कम रिसोर्स रहेगा तो वहां पर कंपटीशन होगा फूड को लेके, बट यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। इंटरफेरेंस कंपटीशन में फूड लिमिटेड है नहीं, एक हिरन क्या दोनों मिल बांट के खा सकता है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के कारण लायन ने सोचा तुम खा के दिखाओ, और वो बेचारा खड़ा रहा, इस चक्कर में ये निकल लिया। तो मैं कह दूं इसका कंक्लूजन क्या है? फूड तो अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन है। इसका रीजन है इनफेरियरिटी और सुपेरियरिटी। यहां सुपेरियर है ये और इनफेरियर बेचारा ये। तो देखिए कंपटीशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही होगा। इसका एग्जांपल हम दिखा दिए, ये बहुत अलग अलग है, कहां मछली और कहां बर्ड, बट कंपटीशन हो गया ना। कंपटीशन के लिए ये भी जरूरी नहीं है। हाँ जनरली ऐसा होता है कि अगर फूड कम है तो कंपटीशन होगा, ये बात तो सही है, बट हमेशा यही हो ऐसा नहीं है। यहां देखिए फूड अनलिमिटेड था, फिर भी कंपटीशन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन या फिर इनडायरेक्ट कंपटीशन, दोनों का नुकसान हुआ। अगर थोड़ा सा समझौता कर लेता यार लॉयन, तो क्या इसको खाना नहीं मिलता? मिल जाता, इसको भी मिलता, अच्छे से डिनर लंच सब हो सकता था, लेकिन ऐसा समझौता नहीं किया, ईगो आ गया बीच में। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट कंपटीशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको अभी एमेंशियलिज्म बताया गया, कंपटीशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है कंपटीशन। एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग एक एक चीज को समझिए अच्छे से और ध्यान रखिए, और हाँ फ्लो चार्ट बनाइए माइंड में कि हमने शुरू से क्या 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 पढ़ रहा था। म्यूचुअलिज्म पढ़ाया, ये पढ़ा, वो प्रोटो कोऑपरेशन पढ़े, हम लोग कॉमनसेलिज्म पढ़े, अमेंशियलिज्म पढ़े, प्रीडेशन पढ़े, पैरासाइटिज्म पढ़े, अलग अलग कंपटीशन पढ़े, सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या एग्जांपल्स है, माइंड में एक एक चीज को लाइए। और हमने फिर यह पढ़ा कि कंपटीशन होने के लिए बहुत सारा लोग ऐसा मानते हैं कि स्पीसीज का एकदम क्लोजली रिलेटेड होना जरूरी है, ये भी हमने गलत साबित कर दिया। फिर बोल रहा है कि फूड रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड रहेगा तो कंपटीशन नहीं होगा, बट हमने वो भी गलत प्रूफ करके दिखा दिया। जनरली ये बात पॉइंट सही है कि देयर शुड बी टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर कंपटीशन, ये जनरली सही है, बट ऑलवेज ये गलत है। यहां पर भी जनरली सही है कि लिमिटेड रिसोर्स हो तो कंपटीशन होगा, बट अनलिमिटेड था फिर भी हो गया। ठीक, याद कर रहे, नोट कीजिए हर एक पॉइंट को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।